टॉप रैंक में मतलब नाम आया था क्योंकि परसेंटेज अच्छा था। फिर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद पता चला कि बीकॉम इंग्लिश मीडियम में होता है। मेरे को पहले पता नहीं था। चलो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कॉलेज में गए तो टीचर्स हिंदी इंग्लिश मतलब मटेरियल हमें नहीं मिलते थे, सारा चीज जो भी पढ़ना है बुक से पढ़ना है। यस टीचर ने जो पढ़ाया समझ में आया ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो फिर मन में ये भी विचार आया कि यार फार्मेसी छोड़ देते शायद नहीं हो पाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो में बेसिकली हम डॉक्टर पुष्पेंद्र से सीखेंगे कि एक फार्मेसी फील्ड में एज अ फार्मेसी प्रोफेशनल हम एक अच्छा करियर कैसे बना सकते हैं, और उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, और उनके लाइफ के बारे में सभी चीज़ों को हम एक्सप्लोर करेंगे इन दिस वीडियो। और फार्मेसी फील्ड कितना वाइड है, इसके कौन कौन से और एरियाज हो सकते हैं जिसमें हम अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में और उनके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्सफुल टू यू फॉर कमिंग दिस वीडियो। एंड सो सर, हम बेसिकली इस वीडियो में यही देखेंगे कि आपने कैसे अपने करियर को बिल्ड किया और कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं एज अ फार्मेसी स्टूडेंट। सो हम आपके करियर से रिलेटेड उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, और कैसे हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं उसके बारे में। सो सर, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्टिंग से हम देखते हैं कि सर आपके मतलब बैकग्राउंड क्या रहा हुआ है। बैकग्राउंड मीन्स स्कूलिंग मेरा तो एक गांव के स्कूल में हुआ था। हाँ। हिंदी मीडियम स्कूल था। यस सर। फिर हमारे टाइम में ना जो बी फॉर्म में एडमिशन होता था वो यस सर। परसेंटेज बेसिस पे होता था। ओके। तो अप्लाई किया था हमने, मेरा उस समय मतलब परसेंटेज अच्छा था। तो दो यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया था, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बिलासपुर में, यस सर। एक पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर का, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। दोनों में मेरा टॉप रैंक में मतलब नाम आया था क्योंकि परसेंटेज अच्छा था। फिर गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया बिकॉज वो हमारे घर के पास में था। ओके। तो वहां एडमिशन लेने के बाद पता चला कि बीकॉम इंग्लिश मीडियम में होता है। मेरे को पहले पता नहीं था। चलो इंग्लिश मीडियम, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग कॉलेज में गए तो टीचर्स हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाते थे, इंग्लिश में लिखना होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में पता चला कि जितने भी एग्जाम्स है वो सारे हमें इंग्लिश में लिखने हैं। ओके। तब वहां पर फिर ये सोच मतलब ये दिक्कत हुआ कि पता नहीं आगे पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ परेशानी तो होता था ऑब्वियसली, एकदम प्योर हिंदी मीडियम से जाओगे और इंग्लिश मीडियम में जाओगे तो दिक्कत होता। और हमारा वो था 2003, तब ये गूगल वगैरह कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ था नहीं। मतलब मटेरियल्स हमें नहीं मिलते थे, सारा चीज जो भी पढ़ना है बुक से पढ़ना है। यस टीचर सर। ने जो पढ़ाया समझ में आया ठीक है, अदरवाइज नहीं। तो फिर मन में ये भी विचार आया कि यार फार्मेसी छोड़ देते शायद नहीं हो पाएगा। फिर साथ में ये हुआ कि हम मतलब स्कूल के टाइम में टॉपर वगैरह रहे, मतलब आसपास के गांव के सारे लोग जानते थे कि हाँ भैया ये लड़का पढ़ता है और आगे जिंदगी में कुछ करेगा। वहां से वो कोर्स छोड़ करके जाते तो, और बाकी बच्चे जो हमारे जूनियर्स थे उनके लिए भारी डिमोटिवेशन होता, और अपने लिए तो होता ही कि देखो पढ़ने गया था, यूनिवर्सिटी पढ़ने गया तो वहां पर से छोड़ कर गए। तो ओके। ऐसे करके गए, उसके बाद फिर ऑप्शन कुछ नहीं था, आपको मेहनत करना ही है। फिर मेहनत करते गए ठीक ठाक आया। मतलब फर्स्ट ईयर में हमारे क्लास में मैं बता रहा हूँ 60 स्टूडेंट्स थे। तो 60 में से लगभग 19 लोग पूरा ऑल क्लियर थे, उसमें एक मैं भी था जिसका ऑल क्लियर हुआ था। ओके। तो वहां से बी फार्म का स्टार्टिंग हुआ। देन फाइनल ईयर में मेरा यूनिवर्सिटी में थर्ड रैंक आया था, और गेट भी क्वालिफाइड हो गया था फाइनल ईयर में। उसके यस बाद सर। फिर मास्टर्स किया मैंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से, वहीं से मैंने पीएचडी किया। और उसके बाद फिर मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने टीचिंग ज्वाइन ज्वाइन किया था, यही बैकग्राउंड है बेसिक। सर, मतलब बी फार्मा आपने मतलब क्यों एज अ प्रोफेशन मतलब सिलेक्ट किया था आफ्टर योर इंटरमीडिएट। आप मतलब बी फार्मा क्यों करना था, क्या आपका मतलब नेक्स्ट गोल बी फार्मा ही था? देखो नेक्स्ट गोल वगैरह ना हमारे टाइम में ऐसा गोल वोल कुछ पता था नहीं। यस मतलब सर। हमारे टाइम में ऐसा कोई भी कोर्स कर लो भाई जिसमें आगे जिंदगी अच्छा हो सकता है, मतलब जॉब वगैरह की दिक्कत ना हो, इस तरीके का। तो हर कोई जो बायोलॉजी बैकग्राउंड वाला होता है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है एमबीबीएस करना। यस सर। मेरा भी था, ऐसा नहीं कि मेरा नहीं था। लेकिन घर का फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा था नहीं कि वहां पर हम ड्रॉप लेते। ओके। ओके। ड्रॉप लेते तो हो भी जाता, एक साल या एक साल में नहीं होता 2 साल में तो हो जाता, इतना तो था। यस सर। बट वहां पर वो कंडीशन भी नहीं था कि हम एक साल में ड्रॉप लेकर के देखते। तो उसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन जो दिखा वो फार्मेसी दिखा। तो ओके। चुपचाप से फार्मेसी में हमने एडमिशन ले लिया था। तो एक तरीके से देखोगे तो हाँ। मतलब मेरा एडमिशन लेने के बाद बाई चॉइस फार्मेसी था। सो सर,
जैसा कि मतलब हम देख रहे हैं, मैं कुछ डॉक्टर पुष्पेंद्र सर के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे सर ने अभी तक जो गेट अभी इन्होंने बी फार्मा, जैसा कि सर ने बताया, गुरु घासीदास कॉलेज से, फिर उसके बाद एम फार्मा बिट से, फिर पीएचडी भी इन्होंने, सर ने बिट से ही किया है, और गेट क्लियर किया है 2007 में। और सर ने मोर देन लगभग 12 बुक टिल नाउ सर अभी तक पब्लिश हो चुके हैं आपके, लगभग। हाँ हाँ और सर लगभग 21 पेपर सर के पब्लिश्ड हैं अभी तक, इफ आई एम राइट सर। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट। सर मतलब बी फार्मा में कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो कि आप शेयर करना चाहते हैं, जो हमारे स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको। बी फॉर्म में ना, ये जो मेरे को इंटरेस्ट था, शुरू से राइटिंग का इंटरेस्ट था। और उस समय ये होता था कि जैसा मैंने बताया कि मैं हिंदी मीडियम से था, तो मेरे को कॉप अप करने में प्रॉब्लम होता था। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका होता है, जो भी बच्चे जिसको परेशानी होता है पढ़ने के लिए, उसको अपना नोट्स बनाना चाहिए। ठीक है, बुक से पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ कॉपी में। तो वो मैं नोट्स बनाता था। अब वो नोट्स, थोड़ा राइटिंग भी ठीक ठाक था, तो वो नोट्स इतने अच्छे से बनाता था कि कम से कम हमारे 60 का बैच था, तो 60 में से 30-40 स्टूडेंट्स मेरे नोट्स को जेरोक्स करा के पढ़ते थे, और बाकी 20-25 अपने हिसाब से नोट्स वगैरह बनाते थे। लेकिन सब कोई नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो नोट्स बनाते थे। तो फर्स्ट ईयर में पढ़े कुछ लोग, कम लोग पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर से काफी ज्यादा, मतलब वो सेकंड ईयर में 30 से 40 लोग का नंबर पहुंच गया कि वो पुष्पेन का नोट्स है तो उससे पढ़ेंगे, एकदम क्रिस्प रहता है और अच्छे से लिखा रहता है, कम टाइम में हो जाता है। तो ये चीज हुआ। उसके बाद फिर थर्ड ईयर में भी लोग पढ़ने लगे, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि सही में मैं अच्छा लिखता हूँ, क्योंकि मेरे नंबर तो आते थे, उनके भी अच्छे नंबर आते थे। और वो थैंक यू भी बोलते थे, अभी मेरे दोस्त भी हो सकता है कुछ लोग इसको सुने, हाँ हाँ। और तो उनको पता होगा। तो उस समय मेरा स्पेशलाइजेशन बता दूं कि एम फार्म मेरा कोग्नोसिस है ना। यस सर। बहुत लोगों को पता नहीं है, सबको लगता है कि एनालिसिस से है या फिर केमिस्ट्री से है। यस मेरा सर। एम फार्म कोग्नोसिस है, तो कोग्नोसी में मेरा और एनालिसिस में बी फार्म के टाइम पे ही इंटरेस्ट था। मतलब मेरे को दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे लगते थे और दोनों में अच्छे नंबर आते थे। तो मेरे को ना लोग ऐसे नोट्स वगैरह मेरा पढ़ते थे, मेरा नाम रख दिया छोटा कोकाटे। अच्छा। कोकाटे की बुक आती है ना, कोकाटे सर की, बोलते यस। छोटा कोकाटे ऐसे बोलते थे। तो मेरे में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बोलता था, देखो आज तुम लोग ना मेरा नोट्स पढ़ रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा देखना कि मेरा बुक पढ़ेंगे लोग। तो लोग हंसते थे, क्योंकि मेरा आगे एम फार्म करने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं हाँ। ऐसे ही, मैं भी हवा में बोल देता था कि ऐसे होगा करके, एम फार्म वगैरह करना नहीं था मेरे को। फिर देखा कि मतलब सब दोस्त लोग वो गेट वेट का तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो मेरे को भी दोस्तों ने बोला कि तू भी भर दे फॉर्म। मैंने भी फॉर्म हम भर दिया। हमारा गेट का जो एग्जैक्टली एग्जाम था 11 फरवरी 2007 को था। ओके ओके। तो मैं 31 दिसंबर 2006 तक गेट के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा था। ओके। 1 जनवरी को सब दोस्त लोग पढ़ रहे थे। अब कोई दोस्त मिलने जुलने के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है ना, सारे फ्रेंड्स लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो 40 दिन बचा है, मैं भी पढ़ के देखता हूँ। तो 40 दिनों में मैं कम से कम डेली 14 to 16 आवर्स डेली मैं पढ़ता था। उसमें मैंने नोट्स भी बनाए, जितना मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए, सेलेक्टेड टॉपिक्स। वो टॉपिक सेलेक्ट किए, उसके नोट्स बनाए 20 दिन में, बाकी 20 दिन में उसको रिवीजन वगैरह किया 2-3 बार जितना हो सकता था। और मैंने पहले जो 3 साल में मैंने पढ़े थे, फर्स्ट हमारे में ईयरली सिस्टम होता था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और फोर्थ ईयर का भी आधा तो हो ही गया था। तो वो मैंने ठीक से पढ़े थे, क्योंकि मेरे पास नोट्स अपने बनाए हुए बहुत सारे चीज थे। खुद नोट्स बनाओगे तो याद रहती चीजें। तो यस ऐसा नहीं कि उसी 40 दिन में मैंने सारा प्रिपरेशन किया, उससे पहले भी मेरे को चीजें पता थी, बट एक्चुअली में उस 40 दिन में मैंने गेट के लिए पढ़ा। उसमें मैंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया। और फार्मेसी का जितना नॉलेज मेरे को उस टाइम पे था, उसका आधा नॉलेज उसी 40 दिन में मुझे मिला। और इस तरीके से गेट क्वालिफाइड हो गया। अब गेट क्वालिफाइड होने के बाद सब दोस्त लोग सोच रहे हैं कि मुझे एडमिशन लेना है, ये करना है, वो करना है। यस सर। मुझे नहीं लेना था एडमिशन, मुझे एम फार्म करना नहीं था, क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, मेरे को इमीडिएटली जॉब ही ज्वाइन करना। यस सर। गेट के बाद स्कॉलरशिप मुझे मिल जाता, यस। बट वो एडमिशन लेने के लिए भी स्टार्टिंग में फी देना होता है, वो नहीं था। और हमारे टाइम में गेट की वैलिडिटी 2 ईयर की थी, तो मैं सोचा था एक साल ड्रॉप लेते हैं, उसके नेक्स्ट ईयर सोचेंगे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। ओके फिर मैंने मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ओके। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में, जो अहमदाबाद की कंपनी, हेडक्वार्टर मेरा बिलासपुर ही था। अच्छा डिवीजन ज्वाइन किया था, और मेरे को उस समय ना, मेरी जो एक्सपेंस वगैरह सब मिला करके जो सैलरी बनती थी, अराउंड 17,000 बनती थी अपने होम टाउन में। वो बहुत बड़ा सैलरी था। मतलब यस उस सर। समय जो गवर्नमेंट टीचिंग में, मतलब मेरे बहुत सारे टीचर्स थे, उनकी सैलरी 14,000 थी।
मेरे ओके। को 17 मिलती थी। तो वो मैंने जॉब किया, मेरे पास पैसे इकट्ठे हुए, उसके बाद फिर मैंने एमकॉम में एडमिशन ले लिया थ्रू गेट स्कोर का। ओके। कितने महीने सर ये टोरेंट में आपने जॉब किया ऑलमोस्ट? तो रेड में मैंने किया 6 मंथ। ओके ओके। सो उसमें उसमें मेरा परफॉर्मेंस मतलब ट्रेनिंग में भी 2 फर्स्ट अवार्ड लिए थे, मतलब उसमें इंडिया लेवल पर बेस्ट ट्रेनिंग अवार्ड मिला था, बेस्ट इन रिटर्न टेस्ट। रिटर्न टेस्ट में मेरा 97.5% आया था। मतलब वो 15 डेज का ट्रेनिंग होता है, थ्रू आउट 15 डेज का हर दिन टेस्ट होता है, उसको मिला करके वो मार्क्स निकालते हैं, तो उसमें मेरा 97.5 आया था। उससे पहले टोरेंट की हिस्ट्री में 90% किसी ने क्रॉस भी नहीं किया था। ओके तो ओके स्टार्टिंग में 1-2 दिन में ही उनको समझ में आ गया, उनको लगा कहीं से कुछ पेपर वेपर लीक हो गया, क्या हुआ है, कैसा हुआ है, ऐसा उनको फील होने लगा। ओके तो मेरे से क्वेश्चन वगैरह पूछे, तो फिर उनको पता चल गया कि ये गेट क्वालिफाइड है। और उस ओके। समय क्या होता है, अब पहले से बता दो ना गेट क्वालिफाइड हो तो कंपनी आपको जॉब में लेगी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि ये भाग जाएगा। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था। ओके। झूठ तो नहीं बोला था मैंने, बताया नहीं ना, बताया नहीं मतलब झूठ थोड़ी बोला है। हाँ। सो जैसे कि मतलब आपने उसको बताया। हाँ। तो उसके बाद फिर वो उसमें टोरेंट में अच्छा परफॉर्मेंस हो गया ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब मैं फील्ड में भी आया तो यूजुअली बोलते कि भाई ट्रेनिंग में तो परफॉर्म कर लिए, फील्ड में कैसे करोगे। मैं फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म कर लिया। 2 नए लॉन्चिंग प्रोडक्ट थे, उसमें से एक लॉन्चिंग प्रोडक्ट में जो नया लॉन्च हुआ था प्रोडक्ट पाइवोट नाम था उसका, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था उसमें परफॉर्मेंस। 468% अचीवमेंट था। ओके। मतलब 100 स्क्रिप्ट का मेरा टारगेट था, तो मैंने 468 कर दिया था। इंडिया में उतना किसी में नहीं किया था। अब मुझे टारगेट कितना था यही नहीं पता था, मैं करता गया, हो गया बस। मतलब सर ऐसा होता है कि अगर हमको टारगेट ना पता हो ना तो हम कुछ भी क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि अगर टारगेट पता चल जाता है तो फिर हम उसको क्रॉस करने के लिए सोचने लगते हैं, तो फिर हम हाँ, हाँ ऐसा ही होता है बेसिकली। उस टाइम में ना मेरा एरिया मैनेजर कोई नहीं था, रीजनल मैनेजर कोई नहीं था, दोनों वैकेंट पोस्ट थी। तो मेरे को सीधा जोनल मैनेजर को रिपोर्ट करना पड़ रहा था। उनके पास इतना टाइम होता नहीं कि ये सारी छोटी छोटी चीजें बताए। मैं अपनी मर्जी का मालिक, मेरे को जो समझ में आ रहा है काम बस करता था, रिजल्ट आ गया। सर आपने जैसा कि एमएस अपना एम फार्मा फार्माकोग्नोसी में किया हुआ है, तो फार्माकोग्नोसी जैसे लगता है मतलब इस समय क्या है कि उस तरीके से मतलब हाई लोग मतलब सब्जेक्ट को उतना प्रायोरिटी नहीं देते फार्माकोग्नोसी को। सर क्या मतलब हम क्यों नहीं देते, मतलब इतना अच्छा मतलब ब्रांच है, जैसा कि आपसे हम जानेंगे कुछ अच्छी चीजों के बारे में फार्माकोग्नोसी से। देखो यार, मेरा तो ये है कि ब्रांच ना उतना बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। मैटर 2 चीजें करती है, एक आपका पर्सनल नॉलेज, आपके स्किल्स। यस सर। सेकंड थिंग, आप कौन से कॉलेज से किए हो। क्योंकि मतलब यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे नाइपर का और एक नॉर्मल कॉलेज का, तो यस सर। नाइपर वाले को नॉर्मल कॉलेज वाला किसी भी तरीके से कॉम्पीट नहीं कर सकता। क्योंकि नाइपर में वो फैसिलिटीज मिलेंगी। आप नाइपर अहमदाबाद में हो तो वहां पर आपके साथ में जो कलीग्स है, आपके आपके यस। जो फ्रेंड्स है, यस उनका सर। माइंडसेट अलग होगा, वो इंटेलिजेंसी लेवल अलग होगी। यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब देखो अभी सिंपल एक एग्जांपल देते हैं हम लोग। राशिद खान है, अफगानिस्तान का प्लेयर है, लेग स्पिनर, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन यस। है कि कौन सी टीम में, अफगानिस्तान की टीम में। ठीक है, उन लोग मैच जीते, ऐसे नहीं कि खराब टीम है बोल रहा हूँ, लेकिन वही राशिद खान इंडिया में होता या फिर ऑस्ट्रेलिया में होता, इंग्लैंड में होता, तबाही ला देता हो। तो एकदम सर काफी मतलब अच्छा। कंपटीशन थोड़ा सा और वो होता ना, यस। वो चीज है। तो वैसे ही है, मतलब आप इंटेलिजेंट हो गए तो आपको कंपटीशन के लिए एक अच्छा माहौल चाहिए। तो 2 चीज है, एक आपके पास खुद के पास क्वालिटी होनी चाहिए, दूसरा आप जिस कॉलेज में जा रहे हो तो वहां पर क्वालिटी होनी चाहिए, फैसिलिटीज होनी चाहिए, साथ में आपके दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो। और तीसरे नंबर पर आता है ब्रांच। ठीक है, क्योंकि एक टाइम में आप किसी भी ब्रांच में रहो, आपने एम फार्म किया, उसके बाद फिर मान लो जैसे मैंने ही एम फार्म किया, उसके बाद फिर मैं पढ़ा रहा हूँ एनालिसिस। अब मेरे को कौन जानता है कि ये फार्माकोग्नोसी का होगा या फिर इसको फार्माकोग्नोसी भी आता होगा। वो चीज मैंने एनालिसिस पढ़ पढ़ के ही तो एक्सेल किया ना आगे चल कर। वैसे आप कोई भी जॉब जॉब में जाओगे, केमिस्ट्री वाला है वो फार्माकोविजिलेंस में जा रहा है, कोग्नोसी वाला भी फार्माकोविजिलेंस में, कोई डीआरए में जा रहा है, ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स में, तो उसके में तो डीआरए में एम फार्म नहीं किया, या फिर सुटिक्स में तो एम फार्म नहीं किया है। उसने अपना स्किल अपग्रेड किया, और आगे जाकर के जब आप कंपनी में जाओगे ना, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त है जो अभी आरएनडी में है, वो कोग्नोसी में है। ओके ओके। ठीक है, मेरा खुद का सिलेक्शन हुआ था एक काफी रिनाउंड कंपनी में, बट मेरे को टीचिंग करना था इसलिए मैं गया नहीं। तो सब्जेक्ट वगैरह उतना मैटर नहीं करता। और रही बात आपने कोग्नोसी क्यों लिया, तो मैंने कोग्नोसी इसलिए लिया क्योंकि मेरे को और कुछ दूसरा ब्रांच वहां पर मिला नहीं। क्योंकि ऑल इंडिया का वहां पर ना 18 सीट होता था बीआईटी में,
और 18 सीट में भी फिर वो कैटेगरी वाइज अलग अलग वो होता है। तो मेरे बहुत अच्छे रैंक नहीं थे, मेरे गेट में क्वालिफाइड था, बहुत खराब भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था। बट उस समय हमारे टाइम में 2007 में सीट्स बहुत कम थी एमकॉम की। तो मेरे को कोग्नोसी मिला, तो वो मैंने ले लिया, मेरा पसंद नहीं था कोग्नोसी। और हमारे टाइम में 4 नए नाइपर खुले थे 2007 में, तो नाइपर में मेरा सिलेक्शन हो रहा था। नाइपर में एडमिशन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस समय ना नाइपर वालों को टीचिंग में जाना अलाउड नहीं था। ये मेरे प्रिंसिपल सर थे जो हमारे बीफार्म के, उन्होंने बताया था। तो पीसीआई का अप्रूवल का कुछ कुछ दिक्कत, अब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। तो मेरे को टीचिंग में जाने का ऑप्शन बंद हो जा रहा था, इसलिए मैंने नाइपर में एडमिशन नहीं लिया। अदरवाइज नाइपर का फीस तो कम था। तो ये चीजें हैं। और ब्रांच उतना मैटर नहीं करता है, और आजकल लोग उतना कोग्नोसी लेना प्रीफर नहीं करते हैं, ये फैक्ट है ना। बहुत कम लोग प्रीफर करते हैं। तो आजकल कोग्नोसी के टीचर्स, जिसका फार्मा कोग्नोसी एम फार्म, उसका हाई डिमांड है टीचिंग में, क्योंकि कॉलेज वालों को तो कोग्नोसी वाले चाहिए ना टीचर्स। तो वो चीजें है। और वही चीज है कि कोग्नोसी हो या फिर कोई भी ब्रांच हो, आपके पास स्किल है तो भाई हर जगह आपको जॉब वगैरह मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर, मैं सर के बारे में कुछ और भी आप लोग को बता दूं। जैसे कि सर के पास यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम मोर देन 32 मिलियन प्लस व्यूज हैं एंड 286 के सब्सक्राइबर्स हैं। सो सर काफ़ी अच्छा वीडियोस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और काफ़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ों को सर ने एक्सप्लोर किया है। और जीपेट नाइबर के प्रिपरेशन समय पे सर मैंने भी आपका काफी सारे वीडियो एनालिसिस का नोट्स मैंने आपके ही वीडियो से सारे बनाए थे उस समय, क्योंकि मुझको उसको एक सेमेस्टर पहले पढ़ना था। तो फिर उस समय मैंने सारे नोट्स बना लिए थे। हम्म। सो सर, सर आपको पता था कि आप मतलब अपने कैरियर में यहाँ तक पहुंचेंगे जहाँ पे आप हैं? मतलब उस समय बी फार्मा के समय में क्या आपने कभी सोचा था कि मतलब यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे? देखो यार, उसमें करियर में कितना जाएंगे तो नहीं पता था, बट बी फार्म के टाइम में भी ना मैं सोचता था कि एक जॉब करेंगे ठीक ठाक। और स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि मैंने एमआर का जॉब किया था, यस तब मैं उस डायरेक्शन में करता था, यदि मैं इसी जॉब में रहा तो कहाँ तक जाऊंगा। तो उसमें मैं सोचता था कि भाई मैं नेशनल हेड तक तो पहुंचूंगा आराम से। ओके। ठीक है, उस समय मतलब सोच तो बड़ी रखी है हमने, शुरू से बड़ी रखी है। उसके लिए मेहनत कितना भी करना पड़े, सोच बड़ा रखो ना, तब ऊपर जाओगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मिल गया तो ले लिया, ऐसा कुछ नहीं। सोच हमने बड़ा रखा है हमेशा से। एरिया कुछ भी हो बस एरिया कुछ भी हो, उसमें जी जान लगा देना है। क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो वहां पर आखिरी दम तक एकदम लड़ते रहते हैं। मतलब एक ओवर में 36 रन भी चाहिए तो उसके लिए अपने को ट्राई करना है कि भाई 6 छक्के तो मार ही देंगे। और मान लो एक बॉल बीट हो गया तो 5 गेंद में 30-36 रन कैसे बनेगा, तो ये भी उम्मीद करेंगे कि एक नो बॉल होगा उसमें भी छक्के मारेंगे। काफी मतलब अच्छा। सर, एम फार्मा में कोई आपका एक्सपीरियंस जो आप अपने फ्रेंड्स या फिर अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, जो कि मतलब एम फॉर्म में एक्सपीरियंस ये हुआ कि मैं ना मार्केटिंग करके गया था। तो yes, मैं जॉब कर चुका था, और जब वहां पर मैं एडमिशन लिया तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो डायरेक्टली फ्रेश आए हुए थे, उनको जॉब वगैरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे को बहुत सारी चीजें, मतलब लोगों को कैसे हैंडल करना है, इवन टीचर्स लोग से कैसे बात करना है, वो अलग से प्रोफेशनली चीजें पता चलती थी। क्योंकि अब जब मार्केटिंग के जॉब में रहोगे ना तो ये चीज आप सीख जाते हो। okay, तो वहां पर गया ना, बीआईटी का कैंपस बहुत बड़ा है, लगभग 800 एकड़ का है। हर हॉस्टल के सामने क्रिकेट का ग्राउंड है, मेरे क्रिकेट से बहुत प्यार है। तो मैं वहां पर गया ना तो मैं खेलने लगता था। okay, मतलब मैं कॉलेज से आया और खेलना चालू कर देता था। तो वहां पर हर बैच में एक दो लोग का बैच लगता था इन्फॉर्म में, ज्यादा नहीं, एक दो लोग का। तो मेरा एक दोस्त बोला, वो अभी है एसोसिएट प्रोफेसर है एक yes, रिनाउंड यूनिवर्सिटी में। तो वो बोला कि भाई यहाँ पर ना हर बैच बैच में, आज तक ये मेरे को बात याद है, यहाँ पर हर बैच में ना एक दो स्टूडेंट का ना बैग लगता है। मुझे लग रहा है ना तेरा लगेगा हमारे बैच से, क्योंकि तू खेलता रहता है पढ़ता नहीं है। okay, तो मैं बोला हाँ भाई ठीक है, कोशिश करूंगा यार, नहीं लगे ऐसे करके। मैं खेलने लगा मैं फिर से। तो उसके बाद फिर फर्स्ट सेमेस्टर का हमारा रिजल्ट आया तो मेरा फर्स्ट रैंक था अपने बैच में। और उसका जिसने मेरे को बोला था, उसका मेरे से 10% पीछे था। बोला और भाई क्या हाल चाल है। तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, मतलब लोगों को हुआ कि मतलब खेलने से आपका मार्क्स का कोई कोरिलेशन नहीं है भाई। मतलब आप खेलो कूदो जो भी करो, जब आप पढ़ना है तो जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे बुक लेकर के बैठो, लेकिन जब भी 2 घंटे भी बैठो तो उसमें ध्यान लगा करके बैठो। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, बैठे बुक लेकर के कुछ चीज सोच रहे हैं, तो वो नहीं है।
तो ये एक्सपीरियंस था, और एम फार्म हमने बहुत खेलते कूदते बहुत अच्छे से एकदम मजे में बिताया है। बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है वहां पर, मतलब बहुत क्रिकेट खेला है, बहुत ज्यादा। और फिर पढ़ाई का जब वक्त आता था तो पढ़ाई भी बहुत की है। और एम फॉर्म में तो ये होता है कि 2 ही सेमेस्टर आपका पढ़ाई होता है, 4 4 8 सब्जेक्ट होते हैं, जो बहुत ज्यादा नहीं है। उसका सेकंड ईयर से आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट भी मैंने 6 7 महीने में अपना कंप्लीट करके बाकी के जो पीछे के 5 महीने थे उसमें हमने टेस्ट मैच तक खेल डाले क्रिकेट के। तो इस तरीके से एम फॉर्म हमारा बीता है बहुत अच्छे से। और एम फॉर्म में मैंने एससीआई पेपर भी निकाला था ओके ओके। सो उस टाइम में, 2009 में। सर एम फार्मा में आपने कुछ प्रैक्टिकली कुछ जो सीखा उसके बारे में थोड़ा सा मतलब जानना। एम फॉर्म में ना प्रैक्टिकली मैंने बहुत कुछ सीखा। लिटरली क्या होता है कि मतलब ऐसा इमेज था जो मेरे दोस्तों में ना, जो मेरे दोस्त मेरे को समझते थे कि ये थोड़ा मतलब ना बदमाश किस्म का लड़का है, ऐसे सोचते थे। मतलब किसी को मैं जवाब दे देता था, कुछ मुंह बंद करा देता था, इस टाइप का लड़का। लेकिन टीचर के नजर में तो बहुत अच्छा स्टूडेंट था कि भाई टीचर ने कुछ मेरे को बोल दिया तो वो काम 100% होगा। उन्होंने मेरे को बोल दिया, मतलब मैंने हाँ बोल दिया है तो वो होगा, किसी भी हालत में होगा। तो इस चक्कर में ना टीचर्स के बीच में मेरी इमेजेस बहुत अच्छी थी। और वहां पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, जो लैब के इंचार्ज होते हैं, जो जिनको इंस्ट्रूमेंट वगैरह आता है, उन्होंने, मैं लैब कर रहा था तो बहुत सिंसियरिटी के साथ कर रहा था। तो उन्होंने मेरे को बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सिखा दिए और मैंने सीख भी लिए। जैसे एचपीडीएल मैंने सीख लिया। उस समय मैंने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, थोड़ा सा मैंने एचपीएलसी भी सीखा, और छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे मैंने सीख लिए। तो मेरे को एम फार्म के टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते थे जो मेरे पीएचडी में बहुत काम आए। उसका श्रेय वही आता है कि मेरे टीचर्स को और वहां पर जो लैब के इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को सिखाया और बहुत बहुत अच्छे से गाइड किया। तो मैं वो सारी चीजें सीख लिया था एम फार्म के टाइम में। सर एम फार्म के बाद पीएचडी का मतलब डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि आपके पास आपने नीट से किया तो फिर आपके पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी रही होगी। तो सर मतलब ये डिसीजन और कैसे लिया कि मतलब पीएचडी करना है या फिर जॉब करना है? सो एम फार्म के बाद ना मैं जॉब करने ही गया था। मैंने जॉब किया एम फार्म के बाद। उस समय ना मेरे को वो एक फेलोशिप होता है ना जो टॉपर लोग को मिलता है एम फार्म के बाद। ये कौन सर। सा फेलोशिप बोलते हैं उसको? सर वो अरे मेरिट वाला मिलता है, इंस्पायर। हाँ, वो डी। इंस्पायर फेलोशिप हमारे टाइम में ना चालू हुआ था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ऐसा इंस्पायर फेलोशिप होता है। अदरवाइज मैं फुल मतलब उसी टाइम आफ्टर एम फार्म मैं कंटिन्यू कर लेता। तो एम फार्म के बाद मैंने टीचिंग ज्वाइन किया था। वहां पर टीचिंग ज्वाइन करने के 1 साल बाद मैंने पार्ट टाइम पीएचडी ज्वाइन किया, क्योंकि अर्निंग सोर्स तो चाहिए। उसके बाद पार्ट टाइम जब मैंने ज्वाइन किया तो पार्ट टाइम में मेरे को मजा नहीं आया। लगभग मैंने 1 साल 1.5 साल पार्ट टाइम किया पीएचडी। उसके बाद फिर मैं उसको फुल टाइम कन्वर्ट कराना था, उसके लिए फिर से फेलोशिप किए। तो उसका फिर एंट्रेंस होता है बीआईटी का। और उस एंट्रेंस में जो टॉपर्स में होते हैं उनको बीआईटी 18,000 स्कॉलरशिप देती है, जो जेआरएफ का उस समय मतलब आपका नेट निकालने के बाद भी उतना ही फेलोशिप मिलता है। तो उसमें टॉपर में हम थे। फिर उसमें स्कॉलरशिप मुझे मिल गया था, फुल टाइम पीएचडी में मैं चला गया। फिर फुल टाइम पीएचडी करने के बाद फिर से मैंने जॉब ज्वाइन किया था एकेडमिक्स में। सो सर मतलब पैसे बच भी जाते होंगे मतलब आपके पढ़ाई की फीस से जमा करके फिर बहुत सारे मतलब घर पे भी आप पैसे तब उस समय आप उस प्लेस पे तो पहुंच गए होंगे कि पैसे को आप उस तरीके से घर पे भी प्रोवाइड करा सकते थे उस समय। हाँ हाँ, आराम से देखो, पीएचडी का जो 18,000 स्कॉलरशिप मिलता था ना, यस उसमें से मेरे 6 7 हजार खर्चे होते थे, 10 11 हजार बच जाते थे। यस। उसके बाद पीएचडी जैसे कंप्लीट हुआ, मैंने जॉब ज्वाइन किया, और उसके जॉब ज्वाइन करने के मैं 7 8 महीने बाद शादी कर लिया था। तो अपने पीएचडी के पैसे को हमने शादी में भी अपने लगाया है, इतने बच जाते हैं। सो सर सर पीएचडी में मतलब कुछ ऐसा एक्सपीरियंस मतलब सर पीएचडी काफी मतलब टफ जॉब है एक तरीके से अगर देखा जाए, और 5 साल सर मतलब काफी लंबा पीरियड है, तो फिर हम कैसे पूरे मतलब टाइम को मेंटेन मतलब कैसे आपने कैसे किया बेसिकली मैं ये जानना चाहता हूँ सर। पीएचडी ना माइंड सेट का गेम है। यस और तब तो मुझे नहीं लगा, और 5 साल नहीं लगते हैं। यस। मैंने अपना पीएचडी जो प्रैक्टिकल चीजें थी, जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट था, वो 2 2 ईयर 8 मंथ में कंप्लीट किया था, मतलब लेस देन 3 इयर्स में। और उसमें ना पीएचडी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें सबसे बड़ा चीज है रेगुलरिटी।
आप पहले दिन से जब पीएचडी ज्वाइन करोगे ना, तो उस दिन से अपने प्रोजेक्ट के बारे में काम करना शुरू करो और बोलो कि भाई मैं जल्दी जल्दी काम करके उसको खत्म करूंगा। नहीं तो पीएचडी, अब तो भैया मेरे को पीएचडी एडमिशन लग गया, मिल गया, मैं तो डॉन हो गया इस फील्ड का, एकदम तानाशाह हो गया। ये रवैया नहीं चलता है। ये रवैया चलने से फिर 5 साल 6 साल जाता है। ठीक है। तो आपको पीएचडी जब आप ज्वाइन कर लिए हो तो आपको पहले दिन से काम करना है। कोई एक्सपेरिमेंटल पार्ट कर रहे हो, मान लो वो 7 दिन का 7 डेज का एक्सपेरिमेंट है, वो कंप्लीट हुआ, उसके रिजल्ट आपने डायरी में लिखे। अब उसका जो है ना थीसिस वाला जो पार्ट है उसको लिख करके तभी के तभी खत्म करो। उसी मतलब 7 दिन तुमने एक्सपेरिमेंट कर लिया, 2 दिन लिखने के लिए टाइम कर लो, 2 दिन लिखो उसको, फिर 2 दिन के गैप के बाद अगला एक्सपेरिमेंट चालू करो। तो मैंने ऐसे ही किया था। जब मेरा एक्सपेरिमेंटल खत्म हुआ तो विद इन 15 डेज मेरा पूरा थीसिस रेडी था। और बीच में मैं उसको जो रिजल्ट आता था, मैं मतलब लोग चला चेक कराते अपने गाइड को, ये रिजल्ट आया सर, मैं रिजल्ट चेक कराने के बाद 2 दिन बाद अपना थीसिस प्रिंट करके सर को दे देता था कि ये पार्ट है सर, इसका मैंने लिख दिया। तो वो वहीं पर जब उनको टाइम मिलता चेक करके मेरे को देते थे, करेक्शन करके मैंने रख दिया, लास्ट में टाइम ही नहीं लगा। तो रेगुलरिटी का गेम है और माइंडसेट का गेम है। तो सर आपने मतलब स्टार्टिंग से ही माइंड सेट बना के रखा हुआ था कि मुझको कम से कम समय में यहाँ से करके निकलना है अपने नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ। हाँ भाई, क्योंकि आगे भाई शादी वादी का भी तो उम्र होता है ना, फिर प्रेशर भी आता है ना। फुल टाइम पीएचडी में करोगे तो यही दिक्कत है, मतलब इंडिया में ये दिक्कत है भाई। मतलब लोग हंसेंगे कि भाई ये कैसा चीज है, लेकिन ये फैक्ट है। जब आप पीएचडी करोगे, मान लो आप एम फार्म किए, तो आपने ड्रॉप नहीं लिया है तो 24 साल में आपका एम फार्म होता है, 24 ईयर्स में। और ड्रॉप ले लिया 1 या 2 साल तो 25 है, और मैक्सिमम लोग बी फार्म के बाद जो पीएचडी कर रहे होते हैं 25 या फिर 26 साल में एम फार्म करके निकलते हैं। 26 के बाद जब आप पीएचडी करोगे तो 30 के हो चुके होंगे। और यस। वहां पर तुम 5 और शायद से लगाओ 31 और 32 करोगे, या तो ड्यूरिंग पीएचडी तुम शादी करोगे, या तो यस। पीएचडी करके करोगे। तो वो तो एक रहता ही है ना प्रेशर। हालांकि मैं तो मतलब मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ था, मैंने गैप वैप नहीं लिया था। तो वो चीज भी प्रेशर होता है यार कि कोई प्रेशर ना डाले और बिना प्रेशर का आपका पीएचडी हो जाए, तो एक वो माइंडसेट लेकर के चलो ना, तो टाइमली वो हो जाता है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मतलब वो शादी की उम्र होती है, लड़का हो चाहे फिर लड़की हो, इंडिया में कोई माने या फिर नहीं माने, ये तो फैक्टर होता है। सर आपने फॉरेन में पीएचडी के लिए ट्राई किया था क्या मतलब नहीं, मैंने फॉरेन में पीएचडी के लिए ट्राई नहीं किया। सर ओके। सर आपने मतलब जो मतलब आपको कब ख्याल आया कि मतलब टीचिंग में जाना चाहिए, मतलब अच्छा ऑप्शन है मतलब आपको मतलब स्टार्टिंग से ही कैसे ऐसा लगता था क्योंकि मेरे को ना ख्याल आया जब मैं 9th क्लास में था। हम्म, 9th क्लास में था ना, तो 15 अगस्त और 26 जनवरी में ना फ्लैग होस्टिंग होती है, तो उसके लिए बाहर से गेस्ट बुलाते हैं। तो ओके उस टाइम में ना एक प्रोफेसर को बुलाए थे, कॉलेज के प्रोफेसर को। यस सर। तो हमने देखा कि हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे टीचर लोग भारी इज्जत दे रहे हैं यार उसको। पहले मेरे को ना स्कूल का टीचर बनना था, क्योंकि स्कूल के टीचर लोगों को बहुत इज्जत मिलती है, बच्चों को जब जब चाहे चाहे पीट सकते हैं, तो उसमें मजा आता था। कि मतलब एक, हाँ, ऑथोरिटी टाइप का लगता था। लेकिन वो मतलब उतना बच्चे थे पता नहीं था। फिर 9th क्लास में हुआ कि प्रोफेसर का और ज्यादा इज्जत होता है। तो मैंने उस समय 9th के क्लास के समय ही मतलब सोचा था कि हाँ भाई प्रोफेसर बनेंगे, ऐसा करके सोचा था। लेकिन जिंदगी जैसा जैसा डायरेक्शन वो सोच लिया, ठीक है, एक इच्छा था। लेकिन जिंदगी जिस डायरेक्शन में जाता गया वैसे चलते गए, और मतलब अल्टीमेटली बन गए। अल्टीमेटली हाँ सर पहुंच ही जाते हैं मतलब जो कि हम कभी मतलब कभी बोला हुआ होता है फिर हम वहां पे अल्टीमेटली पहुंच ही जाते हैं। हाँ हाँ। सो सर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर सर जॉब में मतलब काफी मतलब कुछ अगर आप बताइए किस जैसे चैलेंजेस क्या हैं अगर जैसे अगर कोई ज्वाइन करता है आफ्टर एमएस और पीएचडी सो। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में ना जो इंटरेस्ट से जाएगा उसको कोई चैलेंज नहीं है, जीरो चैलेंज है। ओके और जो बिना इंटरेस्ट के जाता है, जिसको कोई जॉब नहीं मिलता है, जो मजबूरी में करता है, उसको बहुत चैलेंज है। ओके क्योंकि यदि तुमने मजबूरी में ज्वाइन कर लिया है तो आप क्लास के लिए ठीक से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे, और ठीक ठाक बच्चे हैं वहां पर, और क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब नहीं दोगे तो भाई सामने भी बेइज्जती होगी कई बार, और सामने नहीं होगी तो पीठ पीछे तो बच्चे बहुत गालियां बकेंगे। ओके ओके फैक्ट है। ये हमने भी किया है, हमारे स्टूडेंट भी करेंगे, उनके स्टूडेंट भी करेंगे, तुमने भी किया हो। तो चैलेंज वही कि इंटरेस्ट यदि तुम्हारा नहीं है तो उसमें जाओ मत, और यदि चले गए तो भाई अच्छे से पढ़ करके शिद्दत से पढ़ा। सिंपल चीज है। अब मेरा यूट्यूब चैनल है अभी आज की डेट में जैसे 32 मिलियन व्यू हो चुके हैं। वो क्यों हुए हैं? कॉलेज के टीचर अच्छे से पढ़ा रहे होते तो क्यों देखते बच्चे मेरा वीडियो?
यस कुछ तो दिक्कत है ना। यस सर सर। और ये मास लेवल पे दिक्कत है। ठीक है, मतलब कॉलेज के टीचर ने पढ़ाया कुछ, वो चीज हो गया, भूल गए हो गए तो रिपीट करने के लिए दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो होता है, मतलब एग्जाम वगैरह कुछ होता है, वो ग्राफ ऐसा बढ़ जाता है व्यूज का, तो दिक्कत है। और इसको कोई माने या नहीं माने, है तो प्रॉब्लम तो है भाई टीचिंग में। उसको इसलिए सारे टीचर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टीचिंग में आए हो तो आपको कितनी सैलरी मिल रही है उसको छोड़ो, जितनी सैलरी मिल रही है वो देख करके आपने ज्वाइन किया है। अब आप अच्छा पढ़ाना चालू करोगे तो जिस जगह पढ़ा रहे हो, जहां पर मान लो आपकी सैलरी कम है, वहां पर से ज्यादा सैलरी में जाना चाहते हो, तो आपको अच्छा पढ़ाना होगा, उससे आपका स्किल डेवलपमेंट होगा। जब आपका स्किल डेवलपमेंट होगा तो आपको मुंह मांगे कीमत मिलेगी पढ़ाने का। आज की डेट में ना एड टेक फॉर्म बहुत, मतलब एड टेक में बहुत ज्यादा पैसा है। और फार्मेसी में भी बहुत सारे वो चल रहे हैं आजकल कोचिंग, तो वो भी बहुत अच्छा स्कोप है। सर आपने मतलब आप जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि आप एक काफी अच्छे मतलब प्रोफेसर रहे हुए हैं अपने समय से। तो सर आपको क्या एज एक्सपेक्टेशन आपको ग्रोथ इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता था उस तरीके से जैसा कि मतलब प्रोवाइड करना चाहिए? बहुत 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 ग्रोथ प्रोवाइड किया मेरे को। मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया था 2013 में। और 2021 में जब मैंने छोड़ा, Yes, sir. तो मैं था एसोसिएट प्रोफेसर और हेड ई कंटेंट। हेड Yes, ई कंटेंट मीन्स इंस्टीट्यूट में 350 प्रोफेसर हैं, तो yes, sir. उनका जो ई कंटेंट डिवीजन है वो मैं देखता था और मेरे अंडर में आता था सारा चीज। Okay, okay. तो मतलब सबसे कम एज का मैं इंस्टीट्यूट लेवल पे हेड था। और मेरे दोस्तों से कम जो मेरे दोस्त उस समय ज्वाइन किए थे, जिनकी सैलरी मेरे बराबर थी, उनसे 30-40 हजार मेरी सैलरी ज्यादा थी उनसे। Okay, ठीक okay. है, ये ग्रोथ था। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भाई आप काम करोगे और आपकी जरूरत है, सही में आपकी स्किल है, तो आपको तो ग्रोथ मिलेगा। यदि आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो इतने सारे तो इंस्टीट्यूट है यार, स्विच मारो ना, क्यों नहीं मिलेगा आपके पास स्किल है तो। ये रोने धोने का काम नहीं करना चाहिए, लोगों को नहीं मिल रहा है, किसी को कोसने से कोई फायदा नहीं है। Yeah, yes, आपके लिए, आपको अपने लिए डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। yes, sir. सर अभी जो आपने यूट्यूब सर स्टार्ट करने का कब सोचा आपने कि मतलब हमको यूट्यूब पे जाना चाहिए? यूट्यूब का पता नहीं क्यों सोचा मैंने, पता नहीं। उसका मेन रीजन मुझे ये लगता है, मुझे खुद ही क्लियर नहीं है मैंने क्यों सोचा। मेरे को ना कोई भी क्लास में पढ़ाओ ना, उसके बाद फिर वो बच्चे, कुछ बच्चे रहते हैं एब्सेंट, उसके बाद अगले क्लास में उनको चीजें आनी आती नहीं है समझ में। फिर ओके। वो बोलते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। तो उसमें फिर से तुम वही चीज पढ़ाते रहोगे तो सिलेबस कब खत्म करोगे? तुम अपने पेस में चल रहे हो, जो नहीं है एब्सेंट है उसका क्या मतलब, उसके चक्कर में थोड़ी पढ़ोगे। और 60 बच्चों का क्लास है तो उसमें से 45 आएंगे तो बहुत अटेंडेंस है, 15 तो नहीं ही आते हैं। तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका जेन्युइन प्रॉब्लम था, मतलब जो टॉपर स्टूडेंट है, और वो कुछ बीमार हो गया तो नहीं आया, अब अगले दिन पूछ रहा है, तो उसको तुम मना नहीं कर सकते। कि उसको बताना पड़ेगा तुमको कि भाई वो तो जानबूझ करके तो बीमार नहीं पड़ा है, या फिर उसका गलती नहीं, वो रेगुलर है, सब कुछ है। अब उसको वो दोबारा पूछ रहा है तो उसको बताना पड़ेगा। तो उस टाइम में फिर सोल्यूशन क्या था, मैं ये एक बार वीडियो बना दूंगा, जिंदगी भर चलेगा। कोई नहीं आया है या फिर आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जब भी रिपीट देखना, एग्जाम के टाइम में देखना, वीडियो बना दिया, जा करके उधर देख लो। अब अगले दिन आएगा, बच्चा बीमार रहे चाहे कुछ भी रहे, वो बोलेगा कि सर ये समझ में नहीं आया, समझा दो। मैं बोलूंगा यूट्यूब में तो है, समझ लो। इसके लिए मैंने बनाना चालू किया था, लेकिन वो मतलब ग्रो हो गया पता नहीं कैसे। तो मतलब आपने कुछ भी इनकम का नहीं सोचा था, बस एज मतलब स्टूडेंट्स के बारे में सोचा था उस लेवल पे, सो आप उस पे काम करते गए और हाँ, इनकम का नहीं सोचा है, उसमें इनकम का भी नहीं सोचा था। स्टूडेंट के बारे में सेकेंडरी सोचा था, मैंने अपने बारे में सोचा था। यस। अपने बारे में ये सोचा था कि भाई मैं अपलोड कर दूंगा तो मेरे को वही चीज बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। और यूट्यूब में पढ़ाओगे तो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा सकते हो। यस। ठीक है, मैंने ना स्टार्टिंग में जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, मैं 10-15 वीडियो थे। उस समय मैं एग्जाम ड्यूटी कर रहा था, एक मैम थी उनके साथ में। तो उस समय मैंने ना प्लानिंग किया था पूरा एनालिसिस का, इसके इतने वीडियो, इसके इतने वीडियो करके। तो मैंने 180 वीडियो का प्लान किया था, 180 वीडियो बनाऊंगा, मेरा जॉब खत्म। ओके ओके। लेकिन वो अभी 800 प्लस वीडियो हो गए बनाते बनाते। काफी मतलब अच्छे सर, मतलब मैंने भी काफी सारे वीडियोस को आपको एक्सप्लोर किया। और मेरा एक एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तो उसमें जीपैट नाइपर प्रिपरेशन के लिए कुछ चैनल को मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि इस चैनल को आप जरूर देखें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। हम्म हम्म
इन विच वन ऑफ द योर चैनल। और सर मैंने जिनको मुझको लगता था जेन्युइनली कि इनके चैनल से हम काफी कुछ सीख सकते हैं और काफी कुछ आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो मैंने बस उसी के पर्पज से ये काम किया था। और सर अभी बिल्कुल गाइड तो करना चाहिए, अपने जूनियर्स को गाइड करना ही चाहिए। तो सर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो भी बुक्स लिख रहे हैं, तो सर मतलब क्या प्रोसेस है इनका कि हम कोई बुक लिखते हैं तो फिर उसके पब्लिकेशन से लेके और मतलब आपको क्या क्या मतलब चैलेंजेस फर्स्ट बुक आपको लिखते समय आए हुए थे, मतलब उन सब चीजें। फर्स्ट बुक जब मैंने लिखा ना, तो उसमें क्या था कि जब मैंने मतलब पब्लिकेशन को सबमिट किया, उससे पहले मैंने बुक लिख चुका था। यस सर। मैं वही सब्जेक्ट 3-4 साल से पढ़ा रहा था, उसके मैंने ना नोट्स बनाए हुए थे, पहले नोट यस बना करके पढ़ाता था। यस फिर उसको मैंने ना उसमें डाल दिया था, मतलब वर्ड का एक फाइल बना दिया था बच्चों को नोट्स देने के लिए, उसका प्रिंट दे करके बच्चों को दे देता था फोटो कॉपी करने के लिए। ओके तो ओके। मोर और लेस और रेडी था, और उसको हर साल मैं अपडेट करता था, क्योंकि आप रिटर्न नोट्स को हर साल अपडेट नहीं कर सकते, उसमें काटा छाटी कहाँ करते रहोगे। तो उसका यस। मैं सॉफ्ट कॉपी बनाने का आदत शुरू से था, इधर पावर पॉइंट में या फिर वर्ड फाइल में मैं बना देता। और जब आप पढ़ाते हो ना कोई भी सब्जेक्ट, और मन से पढ़ाते हो ना, तो बहुत सारी चीजें आपके आइडियाज होते हैं, आपके तरीके होते हैं, यस उस सर। तरीके से उसको लिख सकते हो। किसी को डायग्राम बनाना है, किसी को टेबुलर फॉर्म में बनाना है, जो और किसी बुक में नहीं है, तो ये चीज आपका अपना होता है। ओके ओके। तो बुक हमेशा इस तरीके से ही लिखना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप यही होता है। दूसरा चीज, बुक लिखने के बाद ना उसको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुक लिख दिया मतलब पेपर लिख दिया, बुक लिख दिया, उसके बाद ठीक से उसको पढ़ते नहीं, भाई हमारा काम खत्म, पल्ला झाड़ लो, ऐसा कुछ नहीं है। यस सर। बुक आपने लिख दिया, उसका प्रिंट लेकर के ना उसको आप खुद पढ़ने बैठो। वो पढ़ने में आपको क्या मजा आ रहा है, सारी चीजें एकदम एक फ्लो में आपको समझ में आ रही है। यदि कहीं पर आपको अटक रहा है, कहीं पर वहां पर दिमाग लगाना पड़ रहा है, आप ही ने लिखा है, आप ही को दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो फिर आपने सही नहीं लिखा है, वहां पर उसको आपको करेक्ट करने की जरूरत है। ओके। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आजकल के बच्चे जो होते हैं, मतलब तुम्हारे जनरेशन के, बहुत सारे चीज को एब्रिविएशन डाल देते हैं। भाई एब्रिविएशन डालोगे, तुमको पता है वो एब्रिविएशन क्या है, लेकिन यस हर सर। बच्चे को पता नहीं है। और मतलब वो बुक कोई भी बंदा पढ़े, कोई स्टूडेंट ही पढ़ेगा उसको, जिसको नहीं पता है चीजें। तो एक एक चीज साफ साफ क्लियर कट लिखो उसमें, बुक में जितना सिंपल चीज हो सके, जितना डायग्राम हो सके उसको डिजाइन करो। पावर पॉइंट में बहुत अच्छे से डायग्राम्स डिजाइन हो सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में दो उसको, क्लासिफिकेशन में तो प्रॉपरली उसको क्लासिफाइड करो। तो इस तरीके से जब आप लिखोगे तो आप एक अच्छा बुक लिख सकते हो। मीनवाइल हमारे पास पब्लिकेशन हाउस भी है अपना, डॉक्टर पीके एजुकेशन, जैसा कि आपको पता है, बहुत लोगों को पता भी होगा या फिर नहीं पता होगा। यस। तो पब्लिक डॉक्टर पीके एजुकेशन हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है। तो वहां पर ऑथर का रिक्वायरमेंट यही होता है, जो भी ऑथर होते हैं उनको हम अपना एक मतलब वो वर्कशॉप टाइप का कराते हैं कि इसमें ये रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और हम कोशिश करते हैं कि जो ऑथर है उनकी स्टडीज अच्छे जगह से हो, वो जीपैट या फिर गेट क्वालिफाइड हो, मतलब प्रेफर करते हैं हम लोग नाइपर वगैरह के लोग हो, और उनको उस चीज को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। फिर पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो जो मैं अभी शॉर्ट में बताया उसी को थोड़ा सा इन डेप्थ में बताता हूँ, कि हमें बुक का रिक्वायरमेंट यही चीज है। आप मेहनत कर पाओगे, इतना आप लिख पाओगे, यदि वो हाँ बोलते हैं तब हम आगे प्रोसीड करते हैं। वैसे हमारे पास मैक्सिमम लोग मतलब वही जीपैट क्वालिफाइड है, और उसके बाद फिर उनको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, तो ये प्रॉब्लम मतलब एक बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाती है। ओके ओके। सो सर मतलब प्रोसेस क्या रहता है सर? अभी तो आपने पब्लिकेशन खुद का हाउस डेवलप किया है, तो सर सर इनकम मतलब कैसे होती है, मतलब इन सब में किस तरीके से मतलब? हाँ, इसमें पब्लिकेशन का तो प्रोसेस वही है कि जो ऑथर है, यस। ऑथर और पब्लिशर का कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट होने के बाद दोनों के बीच में डिस्कशन होगा कि कौन से टॉपिक पे लिखना है। यस। वो हो गया, फाइनल हो गया, फिर ऑथर एग्रीमेंट वगैरह साइन होता है, वो लीगल प्रोसेस है। और अर्निंग वगैरह में क्या होता है ना, यूजुअली इंडिया में जो चलता है, फॉरेन का मुझे नहीं पता, टेक्स्ट बुक्स वगैरह में सब चलता है इंडिया में। उसमें ये होता है कि बुक का जो प्रिंट रेट है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बुक का प्रिंट रेट 300 है, तो उसका 10% रॉयल्टी ऑथर को जाता है, लाइफ टाइम रॉयल्टी। ठीक है। और उस 10% में फिर क्या होता है ना, तो दो ऑथर है तो 10% का 5% हो जाएगा, तीन ऑथर है तो 3.33% हो जाएगा, इस तरीके से वो होता है। सो जैसा सर अभी फ्यूचर में आपकी तरफ से क्या आने वाला है हम स्टूडेंट्स के लिए, या फिर जो भी अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं? फ्यूचर में ना दो तीन बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो हमारी तरफ से आएगा, वो अभी रिवील नहीं करूंगा, और बाद में मैं रिवील कर दूंगा।
एक जो चीज है वो आएगा मेरी तरफ से, एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रेफरेंस बुक। ओके ओके। ठीक है, उसकी बहुत कमी है कि एक बुक ऐसा नहीं है ढंग का जिसमें सारी चीजें मिल जाए। जैसे कि पाविया पढ़ोगे तो उसमें क्रोमेटोग्राफी पार्ट नहीं है। ओके। ठीक है। और स्कूग है, स्कूग बहुत अच्छा बुक है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ने में कठिनाई जाता है। फॉरेन ऑथर का बहुत मोटी किताब है, इन डेप्थ इतना ज्यादा है कि उसको बच्चे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं पढ़ने के लिए। तो इंडियन ऑथर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का रेफरेंस सेगमेंट में बुक नहीं है। तो वो बुक हमारा मतलब फ्यूचर में आएगा, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त तक आ जाएगा। उसमें सारे फार्मेसी के जो भी टॉपिक्स है सब कुछ कवर होंगे एनालिसिस के। सो सर अभी आप टीचिंग से एंटरप्रेन्योरशिप में आ गए हैं, तो सर कैसे मतलब ये स्विचिंग लाइक एक अच्छी जॉब थी सर आपके पास, फिर आप उससे एंटरप्रेन्योरशिप इज अ रिस्क सर, एक तरीके से अगर देखा हम्म। जाए। तो बेसिकली देखो, किसी भी चीज के लिए रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। सब सारे जितने बड़े बड़े लोग हैं वो बोलते हैं। मैंने यस। देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ठीक से जॉब नहीं मिला है, फिर पढ़ने में एवरेज थे, फिर बिलो एवरेज थे, उन्होंने कई बार मजबूरी में वो स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप जो है। यस सर। और जितने भी अच्छे लोग हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं या फिर जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं उनको इजिली मिल जाता है जॉब, और वो यस। जिंदगी भर जॉब कर रहे हैं। और 10 साल बाद देखोगे तो जॉब ही कर रहे हैं। जो एंटरप्रेन्योरशिप किया था उससे 10 गुना आगे बढ़ जा रहा है, 5 गुना आगे बढ़ जा रहा है, 2 गुना आगे बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर इंडिया में ना जरूरत है कि भाई जो अच्छे लोग हैं, हर जॉब करना जरूरी नहीं है। आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, रिस्क लो ना यार। जब सामने वाला कर सकता है, एवरेज बंदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके पास तो सारी चीज ज्यादा है, स्किल्स ज्यादा है आपके पास, आपने जो परसेंटेज लाया, नॉलेज है, वो सारा चीज ज्यादा है, उसको अपने जॉब में लगा। तो ये सोच करके मुझे लगा कि मैं ये चीज कर सकता हूँ, लगा करके देखता हूँ। जॉब तो मुझे मिल ही जाएगा, जॉब का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, है ना। और दो चीजें हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप करोगे तो आपको वापस वही जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल आपके डाउन जाएंगे क्या फर्क पड़ता है। यस सर। नहीं मिला तो मैंने ये सोचा कि भाई जब मैं यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब से मेरा इतना अर्निंग है कि उसका उससे मेरा घर आराम से चल सकता है। ओके ओके। ठीक है, वो एक मेरा बैकअप प्लान है। तो मैंने सोचा कि मेरे को यदि फार्मेसी में पढ़ाने का जॉब नहीं मिलता है, ठीक है, यस सर। तो फिर तो बहुत लोग को नहीं मिल रहा होगा पढ़ाने का जॉब, फिर तो खत्म हो गया होगा जॉब, सर एकदम है ना। मिलेगा, मतलब मुझको मतलब ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता कि मतलब जैसा तो अगर नहीं वो मिलेगा। मेरे पास अपने अपने ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मेरे को मिल जाएगा, तो इसलिए वो चीज लिया। और अभी हमारा मतलब अभी एंटरप्रेन्योरशिप में हम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए। हमारा अभी बेसिक लेवल पे चल रहा है, अभी तो हमारे सारे बुक्स आए भी नहीं है, यस अभी सर। चल रहे हैं। आगे देखते हैं कि सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, डोंट नो, बट यस। कर रहे हैं, मजा आ रहा है। हाँ सर, मतलब आपकी लाइफ तो स्टार्टिंग से ही काफी चैलेंजिंग रही हुई है, तो फिर ये भी एक मतलब जो जिसकी लाइफ पे सर चैलेंजेस आते जाते हैं तो फिर उसको लगता ही नहीं कि चैलेंज है, बस एक नॉर्मली वर्क की तरह। हाँ। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेव्स होता है ना, ऐसे यस सर। वही है जिंदगी। उसमें ऊपर नीचे होते हैं, ट्रस्ट और ट्रफ होते हैं उसमें। ओके ओके सर। सो सर अपने कुछ स्टूडेंट्स को सर का मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जैसे सर के ऐप भी हैं जिसमें आप जीपैट नाइपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सर कुछ बताइए अपने ऐप के बारे में। अभी बेसिकली ना हमारे ऐप में जीपैट नाइपर का प्रिपरेशन का लास्ट ईयर तक हम क्लास चलाते थे। अभी हाँ मेरे पास उतना टाइम नहीं कि उसमें मैं लाइव क्लास लूँ, तो वो हमने नहीं रखा है अभी, बिल्कुल। है ना। बेसिकली हमारे एप्लीकेशन में आपको सेमेस्टर के बुक्स मिलेंगे। अभी फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ और एट सेमेस्टर के बुक है, बाकी 2, 4, 6 सेमेस्टर के बुक अभी आने वाले हैं। तो बुक्स पर काम है। हमारे बुक्स ऐसे है कि आप सेमेस्टर एग्जाम तो उसे क्लियर करोगे ही करोगे, लेकिन वो टेक्स्ट बुक है, और उनको जब आपने पढ़ा है ना, तो जब आप जीपैट का प्रिपरेशन करोगे तो इस तरीके से वो लिखा हुआ है कि वो टॉपिक आपका जीपैट में बाय डिफॉल्ट कवर हो जाएगा, कि आपके जीपैट के क्वेश्चन भी उसमें से सॉल्व होंगे। इस तरीके से उसको बेटर वे में लिखा गया है। और हमारे जो ऑथर्स है जीपैट क्वालिफाइड है, नाइपर वगैरह से भी बहुत सारे ऑथर्स हैं। तो उस तरीके से लिखा हुआ है, तो बच्चों को ये बहुत काम आएगा। सर अभी तक मतलब इस जर्नी में मतलब आपके मतलब बी फार्मा एम फार्मा पीएचडी कोई ऐसा मतलब लाइफ का फेज आया हो जब आप काफी डिप्रेस या फिर उस तरीके से जब आपको लगा हो कि आ, कुछ हो नहीं नहीं यार, सकता। ऐसा 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 तो कुछ मेरे को डिप्रेस डिप्रेस वाला कोई फेज वेज नहीं आया है। और
नहीं आया है ऐसा, क्योंकि मेरा कोई ना ऐसा कुछ बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मतलब बहुत ही सिंपल है। खाना तो वही दाल रोटी चावल सब्जी है ना। ज्यादा हुआ तो अच्छा अच्छा सब्जी के नाम पे चिकन खा लेंगे, मछली खा लेंगे, अंडा खा लेंगे। तो उसमें ऐसा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है। और मेरे को ऐसा मतलब बहुत ज्यादा एकदम बहुत फेलियर टाइप का मिला नहीं है कभी लाइफ में, कि बहुत बड़ा फेल हो गया या फिर ब्लेंडर हो गया, इस टाइप का हुआ नहीं है। तो वो चीज मेरे लाइफ में आया नहीं है। ओके ओके सर, हमारे जो फ्यूचर अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, जो भी। उसके लिए संदेश यही कि अपना जो है टारगेट फिक्स करो, यस और टारगेट फिक्स करके उसमें हार्ड वर्क करो। कोई कुछ भी बोले तो उसमें आपको चलते रहना है, उसमें हार्ड वर्क करते रहना, सक्सेस जरूर मिलेगा आपको। यस और वहां पर कोई किसी के बोलने पर बहुत ज्यादा डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को बोल रहा है, तुम डाइवर्ट हो रहे हो, तो उसके बोलने वाले के पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। मतलब उसके लॉजिक से तुम प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारा कान है कौवा ले गया, तुम चले गए अपना कान को बिना छुए कौवा के पीछे। ठीक है, तो पहले कान को छुओ कि तुम्हारा कान है कि नहीं है, देखो उसको, है ना। है तुम्हारा कान तो कौवा के पीछे क्यों भागना है। काफी अच्छा, मतलब सर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला एग्जाम्पल सुना, काफी मतलब अच्छा। क्योंकि मुझको भी इन सब चीजों से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, अ, तो सर ने सो मैं सर के बारे में कुछ और भी आप लोग को बताता हूँ। जैसे सर आल्सो अटेंडेड वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, AICTE स्पॉन्सर्ड, UGC स्पॉन्सर्ड। और सर के बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, और जो अगर हम इस वीडियो में बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। सो सबसे आई वुड लाइक टू थैंक्सफुल टू डॉक्टर पुष्पेंद्र फॉर कमिंग दिस वंडरफुल टॉक। सो आपके जो भी, थैंक यू। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी सर। बिकॉज सर मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं आपसे इस तरीके से बात कर पाऊंगा, या फिर क्योंकि बहुत सारी चीजें हम एक समय पे सोचते हैं कि नहीं होगा, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुंचते हैं तो सर काफी अच्छा लगता है सर। और बहुत सारे आपके एक्सपीरियंसेस से हम लोग सीखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीखने में सर जो हमारा टाइम है वो काफी बचता है, तो फिर हम कोशिश करेंगे हम्म। उन सब से बचें, जो कि हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। उन सब एक्सपीरियंस को जान के, एक्सपीरियंस लेके उस चीज की जानकारी लेना। ठीक, सो बिल्कुल। एक्सपीरियंस से हम जानकारी लेंगे किसी के, तो ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। सो थैंक यू सर फॉर कमिंग दिस। सो आपका कोई भी अगर थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवम। मजा आया बात करके आपसे। Hello everyone. So I hope you enjoy the video, and you all learn various things in this video. और हम आने वाले वीडियोस में बहुत सारे फार्मेसी प्रोफेशनल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, जिनमें हम जानेंगे कि हम फार्मेसी फील्ड में किस तरीके से हम एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ों को जिसमें हम रिसर्च एंड डेवलप, जो भी फार्मेसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग और अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं, उनसे हम कवर करने का ट्राई करेंगे। सो इस तरीके की लाइफ एक्सपीरियंसेस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि एक वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये आपके साथ उनकी भी कैरियर को बनाने के लिए बहुत हेल्प कर सकता है। और आपने जूनियर्स को भी शेयर करें, सो दैट दे कैन डिसाइड देयर पाथ एंड what's the decision they need to take in the life, so that they can take easily. Thank you.